छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में निवास करने वाली सांस्कृतिक रूप से सबसे संपन्न जनजाति मुरिया के बारे में कौन नहीं जानता है। तो आज के इस लेक्चर में मुरिया जनजाति को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरा करेंगे। इसके लिए हम लोग सोर्स उठाएंगे, पहला CGTRTI की वेबसाइट, दूसरा सोर्स उठाएंगे जो डॉक्टर TK वैष्णव हैं, उनकी एक किताब आती है छत्तीसगढ़ की जनजातियों पर, तो छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ बाई डॉक्टर TK वैष्णव। तो इसमें मुरिया जनजाति के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हैं उनको मैंने इस लेक्चर और नोट्स का हिस्सा बनाया है, तो वो मैं आपको बहुत अच्छे से इसमें कवर कराऊंगा और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का एग्जाम हो या फिर मेंस का एग्जाम हो, दोनों के लिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से रेडी हो जाएगा। मुरिया जनजाति के बारे में इससे एक्स्ट्रा और आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक कॉमन डाउट आ रहा था कि CGTRTI की वेबसाइट से हम लोग जो जनजाति से संबंधित डेटा है उसको कैसे इकट्ठा करेंगे। तो देखिए, TRTI की वेबसाइट है, यहाँ पर जैसे आप ये मुरिया जनजाति के पेज में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार का ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर ऐसे स्लाइड करेंगे तो ये एक एक करके खुलने लगता है। ठीक है, आपको पेज जैसे पलटते हैं वैसे पलटना है। अब इसका क्या कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लोगे तो आपके पास इमेज सेव हो जाएगा। इमेज जब सेव होगा तो आप उसको किसी भी स्कैनर से क्या कर सकते हो, उसका PDF बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। तो ये क्या है, ये मुरिया जनजाति का PDF है और यहाँ पर एक एक जो इमेज है आपका उसी को क्या करना है, ऐसे करके ऐड करते जाना है स्कैनर में, तो वो समझ लीजिए PDF बन जाएगा। तो ये मैं आपको क्लास के बाद अभी दे दूंगा CGPSC फॉर यू, हमारे टेलीग्राम चैनल में आप लोग को ये PDF मिल जाएगा, दोनों जो मैंने कंपाइल किया है वो भी और जो यहाँ पर CGTRTI के में दिया है वो भी। तो ये हो गई PDF और बाकी सारी बात। अब आते हैं लेक्चर पे। देखिए, इनका सामान्य परिचय देखते हैं। तो गोंड की उपजाति है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति लक्षण इनमें पाया जाता है। तो न तो आपका मंगोलाइड पाया जाता है, न तो निग्रिटो पाया जाता है, ऑस्ट्रेलाइड पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इनका जो भाषा परिवार है वो कौन सा है, तो द्रविड़ भाषा परिवार है। मुरिया बोली बोलते हैं, मुरिया जनजाति है तो एकदम सिंपल है। इनकी बोली को कोयतुर बोली भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे गोंडी बोली भी सुनने को मिलता है। तो तीनों बोली बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए इनका संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है, तो बस्तर जिले में पाया जाता है, नारायणपुर जिले में पाया जाता है, कोंडागांव जिले में पाया जाता है। जैसा कि CGTRTI की वेबसाइट में संकेंद्रण को ऐसे मैप बना के दिया है, उसी को हमने बुलेट पॉइंट बना लिया है। ठीक है, उसके बाद प्रकार, तो 3 प्रकार होते हैं मुरिया जनजाति के। एक होता है राजा मुरिया, दूसरा होता है घोटुल मुरिया, तीसरा होता है जोरिया मुरिया। अभी एग्जाम में आपसे कैसे पूछ सकता है, बोल देगा चौथा कि बैगा मुरिया। अब बताइए इनमें से कौन सा प्रकार मुरिया जनजाति का प्रकार नहीं होता है करके, तो D को आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, D आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों तो होते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा। अब एक रसेल है मानव शास्त्री, वो क्या कहते हैं, जो बस्तर के गोंड हैं वो माड़िया और मुरिया 2 समूहों में विभक्त हो गए हैं। अब चूंकि क्या बताना चाह रहे थे, मुरिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई वो इसको समझाना चाह रहे थे। ठीक है, मुरिया जैसे ही हम लोग नाम बोलते हैं तो आप कंफ्यूज होंगे मुरिया और मुड़िया में। इसके लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में वापस जाना पड़ेगा। तो जो बस्तर रियासत थी इतिहास में, तो उस समय क्या होता था, जो जनजातियों का समूह रहता था, मतलब सभी जनजातियों को एक साथ क्या कह दिया जाता था, मुरिया कह दिया जाता था। मतलब ये मुरिया क्या हो गया, एक तरीके का बहुत ही पुराना शब्द है, मतलब प्राचीन समय से चले आ रहा है। तो इसीलिए मुरिया जनजाति के लोग अपने आप को क्या मानते हैं, अपने आप को मूल या आरंभ का निवासी मानते हैं। मतलब जब से बस्तर क्षेत्र है तब से हम लोग हैं, ऐसे टाइप का। इसीलिए मुरिया का अर्थ क्या हो जाता है, प्राचीनतम निवासी, यानी कि एबोरिजिनल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए इनके बसाहट आवास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसे अन्य जनजातियों में देखिए वो लोग 8-10 घर के समूह में रहते हैं, लेकिन मुरिया जनजाति वाले 3-4 घर के समूहों में भी रह लेते हैं। अब इनके जो घर रहते हैं वो खास करके छायादार स्थानों पे बनते हैं। तो ये इमली का पेड़ हो गया, महुआ का पेड़ हो गया, इसके नीचे अपना घर बनाना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए उनका घर जो दिखेगा आपको, जैसे कि ये देखिए, ये एक घर दिख रहा है, यहाँ पर एक तो पेड़ बना हुआ है ना, उसी प्रकार का ये राइट साइड में देखिए ये घर दिख रहा है, तो इसके ऊपर भी ये इमली वगैरह का पेड़ है। तो पेड़ के नीचे ही ये लोग अपना घर बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, गांव के मध्य में किनका निवास रहेगा, तो जो गांव के मुखिया रहते हैं उनका निवास रहेगा। तो या तो पटेल का या तो माझी का, ये दोनों कौन होते हैं हम लोग राजनीतिक व्यवस्था में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस ये ध्यान रखिए, पटेल और माझी का निवास स्थान गांव के मध्य में रहता है और अपेक्षाकृत अन्य परिवारों से इनका घर बड़ा रहता है। ठीक है, गांव की सीमा में एक और माता गुड़ी व मुरिया गोत्र के विशेष पेन राउड का स्थान होता है। तो देखिए गोत्र विशेष के प्रमुख कौन है, पेन राउड है, और माता गुड़ी समझ लीजिए धरती माता है, तो इनका स्थान हो गया। दूसरे स्थान पर क्या रहेगा, या तो गाँव के मध्य में या दूसरे छोर में लकड़ी के खंभों व घास फूस और खप्परों की छत से घोटुल गुड़ी का निर्माण किया जाता है। तो दूसरे ओर रहेगा आपका घोटुल गुड़ी, जो हम लोग घोटुल बोलते हैं ना, वही है ये कुल मिला के। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको हम लोग घोटुल में एकदम अच्छे से डील करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। इसका 8 मार्क्स का हम लोग आंसर भी रेडी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। गोत्र विशेष के समाधान स्थल, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नोट कीजिए कि मुरिया में शवों को दफनाया जाता है। मृतक स्तंभ मेनहीर को कोटकल या गायताकल्क कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। इसमें आपको पूछ सकता है जो मृतक स्तंभ बनाने की प्रक्रिया है, परंपरा है, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो वो परंपरा को कोटकल या गायताकल्क कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, मुरिया ग्रामों में बड़े बड़े वृक्षों के नीचे खाली स्थान पर पंडुम स्थल होता है। मतलब देखिए या तो वृक्षों के नीचे क्या रहेगा, घर रहेगा, घर नहीं है तो खाली स्थान है, खाली स्थान को कहेंगे पंडुम स्थल, यानी कि त्योहार स्थल। और यहाँ पर इसको क्या है, मुरिया लोग जगह रानी करके भी पुकारते हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा, पंडुम स्थल भी हो गया, जगह रानी भी हो गया। 2 प्रकार के पंडुम त्योहार ये लोग मनाएंगे, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए घर के सामने मंडा झाला होता है, इसको समझ लीजिए एक प्रकार का पर्ची है छोटा सा। ठीक है, और यहाँ पर बैठने के लिए इसका उपयोग करते हैं वो लोग। मंडा के पास लकड़ी का खंभा गड़ाकर पगाड़ बनाते हैं। तो लकड़ी का एक स्ट्रक्चर है ऐसे टाइप का कुछ, जहाँ पर पानी की गगरी ये लोग रखते हैं। और ये पानी की गगरी से पानी कैसे निकालेंगे, तो वही तुम्बा से निकालेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि लौकी का क्या करते हैं, लौकी को सुखा देंगे, फिर उसका एक बर्तन बना लेते हैं खोखला करके उसको। तो जैसा भुंजिया जनजाति में बनाया गया था वैसे ही यहाँ पर भी बना के तुम्बा बना लेते हैं, और तुम्बा से क्या करते हैं, अतिथि के पैरों को धोते हैं। ठीक है, अब देखिए आवास क्या रहता है, 2-3 कमरों का रहता है, आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है।
घर में बरामदा या गलियारा भी होता है। एक और रांधा डूमा, अब देखिए इनमें रसोई घर को कहते हैं रांधा डूमा, और डूमा डूमा इनके में जब भी आएगा तो याद रखिएगा वो आवास से संबंधित है। जैसे कि अबुझवाड़िया में क्या होता है, लोनू लोनू, लोनू होता है आवास से संबंधित, वैसे ही आपके जो मुरिया जनजाति है उनमें डूमा का अर्थ होगा आवास, तो रांधा डूमा यानी कि रसोई, ठीक है। फिर उसके बाद उस्मल, ये क्या होता है, ढेकी को कहते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट दीजिएगा। लेकिन जो दूसरा है पीतर डूमा, पीतर डूमा मतलब जहाँ पर जो पूर्वज रहते हैं, पूर्वजों का पवित्र घड़ा मटका रखा जाता है, जिसको ये लोग पीतर डूमा कहते हैं। ऐसे करके इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सामाजिक जीवन के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको देखते हैं। अब इनमें देखिए क्या होता है, जिस गोत्र समूह के साथ इनका विवाह संबंध स्थापित किया जाता है उसे अको मामा कहते हैं, ठीक है। और बहिर्गोत्री तो विवाह होगा, अपने ही गोत्र में होगा नहीं, ठीक है, तो बहिर्गोत्री विवाह होगा यानी कि दूसरे गोत्रों में होगा, इसको याद रखिएगा। और जो गोत्र चिन्ह रहेगा टोटम, उसको नुकसान ये लोग किसी भी प्रकार से नहीं पहुंचाएंगे। अब चूंकि ये क्या है, पितृसत्तात्मक परिवार जनजातियों में पाया जाता है, तो यहाँ पे मुखिया क्या रहेगा, पुरुष रहेगा। ये पितृवंशी, पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिलेगी आपको। लेकिन इनमें खास बात यह है कि स्त्रियों को भी सम्मान व अधिकार दिए जाते हैं मुरिया जनजाति में। संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होगा, चूंकि पितृसत्तात्मक है। और रक्त संबंधी, विवाह संबंधी नातेदारी पाई जाती है। रक्त संबंधी नातेदारी को अधिक निकट माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मुरिया जनजाति का प्रमुख दैनिक आहार भात, साग, दाल और भात चटनी है, ठीक है। तो ये सब हो गया। मड़िया की पेज ये लोग पीना पसंद करते हैं। मड़िया एक प्रकार का क्या होता है, आपका मोटा अनाज समझ लीजिए, तो उसका पेज यानी कि उसका लिक्विड भी उसमें रहेगा, द्रव फॉर्म में, मतलब सेमी सॉलिड रहेगा, ठीक है। अर्ध समझ लीजिए ठोस प्रकार का एक बनाएंगे पेज, उसको पीना ये लोग पसंद करते हैं। मादक पेय के रूप में ये लोग स्वनिर्मित महुआ मंद, सल्फी और छिंद रस का जो है सेवन करते हैं। तो ये सब ये लोग क्या करेंगे, त्यौहार में या विवाह के अवसर में या मृत्यु के भोज के अवसर में ये सब चीज़ें ये लोग पीते हैं, ठीक है। आर्थिक जीवन देखिए, चूंकि क्या है, ये भी एक पुरानी जनजाति है, मतलब पुरातन जनजाति है, तो इसीलिए वनोपज संग्रहण करेगी, उसके अलावा शिकार आकेट करेगी। अब तो मनाही हो गई है, लेकिन फिर भी छोटे पक्षी वगैरह का ये लोग शिकार कर ही लेते हैं। मत्स्याखेट करेंगे यानी कि मछली पकड़ेंगे, आदिम कृषि पद्धति करेंगे, तो उनका नाम भी दिया हुआ है क्या क्या कहा जाता है, पशुपालन करेंगे, मजदूरी कार्य भी करते हैं मुरिया जनजाति के लोग, है ना। इनका जीवन कृषि पर भी निर्भर है। अधिकतर मुरिया परिवार के पास भूमि है, ये ध्यान रखिएगा। वेरियल एल्विन के अनुसार मुरिया पूर्व में दीपा या फिर पारका या फिर डाही कृषि करते थे। तो उनका जो पुरातन कृषि पद्धति है, आदिम कृषि पद्धति यानी कि स्थानांतरित कृषि पद्धति को दीपा या फिर आपका डाही या पारका कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रक्रिया के पूर्व कार्य पंडुम व विज्जा पंडुम जो है ये त्यौहार इन लोग मनाते हैं। कार्य पंडुम मतलब आप जान रहे हैं कि पेड़ वगैरह काटेंगे और उसको क्या करते हैं, स्लैश एंड बर्न होता है ना, तो जो काटने वाला है उसको कार्य पंडुम त्यौहार कहते हैं। और विज्जा पंडुम ये क्या होगा, बीज बोने का त्यौहार हो जाएगा। तो ये दोनों त्यौहार जो है ये लोग मनाते हैं, ठीक है, कृषि के पहले। अब धार्मिक जीवन में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मुरिया जनजाति का धार्मिक जीवन धार्मिक प्रतीकों एवं जादू टोनों की धारणाओं का समावेश है, मतलब दोनों चीज़ें ये लोग मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनके जो प्रमुख देव हैं बूढ़ा देव हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि बूढ़ा देव ही इनके प्रधान देव हैं, और आपसे पूछेगा कि मुरिया जनजातियों में सबसे प्रमुख देवता कौन से होते हैं, तो इन्हीं का नाम आपको बताना है। अंगा देव लिंगोपेन का नहीं बताना है, बूढ़ा देव का बताना है, ठीक है, जिनका वास साजा या महुआ वृक्ष पर माना जाता है। फिर उसके बाद देखिए अन्य जो देवी देवता हैं उनके नाम देख लीजिए, ठाकुर देव लिंगोपेन, पेन राउड, अंगार मोती, दूधानी माता, पाट देव, शीतला माता, कानी डोकरी और अंगा देव सोमा डोकरा, ये सब क्या हैं, इनके देवी देवताओं के नाम हैं। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इनके घोटुल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। घोटुल किस प्रकार का होता है वो भी मैं आपको फोटो दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये पेज वगैरह जो बनाते हैं ना, तो वही सब है, आपका सल्फी हो गया और कुछ कुछ होगा, ये सब है ना, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता। और फिर आगे देखते हैं, तो देखिए मुरिया घोटुल लिखा हुआ है, तो इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। देखिए छप्पर, ये खप्पर वगैरह लगा हुआ है और ऐसे लकड़ी का जो खंभा है उससे बनाया गया है, ये भी लकड़ी ही है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर रहेगा आपका घोटुल का। तो ये देख लिया हमने। अब इसके बारे में बेसिक फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो घोटुल मुरिया जीवन शैली का एक अभिन्न अंग रहा है। बस्तर में घोटुल संस्कृति के नीचे ही मुरिया जीवन फलते फूलते आ रहा है। तो इंट्रोडक्शन में ये वाला पॉइंट दे सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। प्रत्येक मुरिया ग्राम में ग्राम बसाहट के किनारे या बीच में घोटुल गुड़ी का निर्माण किया जाता है। रिपीट हो रहा है पॉइंट। अब देखिए इसमें अविवाहित युवक युवतियां शामिल होते हैं और उनके ये जीवन का क्या है, सांस्कृतिक संकुल है, एक तरीके का उनका आपका कल्चरल स्कूल बोल सकते हो, ये जो घोटुल होता है, ठीक है। यहाँ पर वो लोग अपने कल्चरल जीवन की क्या करते हैं, पूरी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। ग्राम का और पूरी व्यवस्था का ये मतलब अंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। घोटुल में अविवाहित मुरिया युवक युवतियों की सदस्यता होती है, जिन्हें चेलिक मुटियारिन कहा जाता है। घोटुल के नियमानुसार संचालन हेतु पुरुष सदस्यों में से ही पटेल, दीवान और कोटवार का चयन किया जाता है। अब देखिए जो इनमें चेलिक और मुटियारिन है, उनको ना ये लोग अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं। तो जैसे चेलिक सदस्य हो गए, उनको ये सिलेदार, मिलेदार, झेलकार, लहरू, लहरदार, अलार सिंह आदि आदि नाम से क्या करेंगे, पुकारेंगे। और वहीं मुटियारिनों को ये लोग अलोसा, बेलोसा, दुलोसा, झमको ये आदि नाम से क्या करते हैं, पुकारते हैं। तो आपसे एग्जाम में आ सकता है क्या ये सब लोग जो है घोटुल के सदस्य होते हैं क्या करके, तो आपको हाँ बोलना है। थोड़ा बहुत इनका नाम एक बार देख लिए रहेंगे ना, तो एग्जाम में याद रह जाता है। अब देखिए पटेल या दीवान जो रहता है उसका कार्य घोटुल में क्या होता है, उसके क्रियाकलापों पर नियंत्रण करना रहता है, ठीक है। उसके अलावा जो कोटवार रहेगा उसका काम क्या रहेगा घोटुल में, तो सूचना देना और उपस्थिति देखना, कौन आया है भाई, कौन नहीं आया है, ये सब चीज़ें कोटवार देखता है। दफेदार का काम क्या होता है, घोटुल की साफ सफाई करना, इसको ध्यान रखेंगे आप। बेलोसा दुलोसा जो है, जो मुटियारिनों की मुखिया भी होती है, ठीक है। तो ये मुखिया हो गई। और आप सभी जान रहे हैं जो सिरेदार होता है वो चेलिक लोग का मुखिया होता है। उनका कार्य मुटियारिनों के कार्यों का नियंत्रण करना होता है। मतलब कुल मिला के जो अन्य मुटियारिन है उन पर नियंत्रण कौन स्थापित करेगी, बेलोसा, क्योंकि यही तो महिलाओं की अध्यक्ष हो गई, ठीक है।
अब आखिरी के ये दोनों पॉइंट पढ़ लीजिएगा, ये कंक्लूजन वाले पॉइंट हैं, बहुत अच्छा समझ लीजिए एंड हो जाएगा आपका आंसर। तो इतने कंटेंट को देने पे आपका 8 मार्क्स का बहुत अच्छे से घोटुल पे आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अंत में देखेंगे इनका जीवन संस्कार और इनकी जो जाति पंचायत होती है उसके बारे में। जीवन संस्कार तो ये आत्मावादी हैं। आत्मावादी कहने का अर्थ ये हो गया कि ये लोग पुनर्जन्म पे विश्वास रखते हैं। अब परिवार में अगर शिशु का जन्म हो रहा है तो उसको पीतर का आगमन मानते हैं, मतलब जो हमारे पूर्वज हैं वो फिर से जन्म लेके आ गए हैं भाई, ऐसा मानते हैं, है ना। इनमें रजस्वला स्त्री को छूत अपवित्र माना जाता है, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको क्या माना जाएगा, अपवित्र माना जाएगा। इस दौरान वह मुख्य निवास के समीप बने मांडो में रहते हैं। तो मांडो में क्या किया जाता है, डिलीवरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। डिलीवरी कौन करेगी, तो सुइन दाई करेगी, है ना। और सिरहा गुनिया इसमें क्या करते हैं, मार्गदर्शन वगैरह करते हैं। अब विवाह जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार के करते हैं। सबसे प्रचलित विवाह इनमें क्या होता है, आपका दूध लौटावा विवाह होता है, जिसको कहते हैं ममेरे फुफेरे के साथ जो विवाह होती है उसको प्राथमिकता दी जाती है और इसको दूध लौटावा कहा जाता है। अब देखिए इसमें वधु मूल्य देना अत्यंत अनिवार्य होता है, लेकिन अगर विवाह के बाद क्या होता है, पति पत्नी का जो समझौता है वो ठीक से नहीं चल पाता है और उनमें विच्छेद हो जाता है, तो जो पत्नी अलग हुई है उनको खर्ची देना पड़ता है वापस। ठीक है, मतलब पहले तो वधु मूल्य देगा वो पुरुष का जो पिता है, वो समझ लीजिए क्या देगा, दूल्हे का पिता, वो वधु मूल्य दिया रहता है। लेकिन जब विवाह विच्छेद हो जाता है तब उस समय हरजाना के रूप में खर्ची दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो मंडप रहता है उसको मांडो कहते हैं और मंडप में महुआ व सरई वृक्ष की टहनियों को लगाया जाता है ना। मांडो के बीच में महुआ सरई की मोटी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अंत में देखिए जो इनके शव को किस प्रकार से दफनाया जाता है ना, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। एक मुझे इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लगा, मैंने अभी तक जितनी जनजातियों को पढ़ा है, 7 पीवीटीजी हो गई और 1-2 और जनजाति मैंने पढ़ी है, तो सभी में क्या होता है, जो मृतक है उसको पूर्व पश्चिम में उत्तर दक्षिण में दफनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इन लोग जो है ये सिर को पूर्व दिशा की ओर और पैर को पश्चिम दिशा की ओर दफनाते हैं। तो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आपको भी लगेगा इंपॉर्टेंट तो इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। दफनाते हैं ये तो आप जान ही गए, चूंकि मृतक स्तंभ बना रहे हैं मतलब दफनाएंगे ही, और सिर को पूर्व दिशा की ओर और पैर को पश्चिम दिशा की ओर ये लोग रखते हैं करके। अब देखिए जो इनमें आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी किसी दुर्घटना के कारण, उनके लिए गमी 2 दिन के बाद होती है, मतलब उनका जो समझ लीजिए संस्कार होगा 2 दिन के बाद हो जाएगा। लेकिन सामान्य मृत्यु होने पर क्या किया जाता है, 3 दिन के बाद इनका समाधान किया जाता है। ठीक है, मतलब उनको दफनाया जाता है। तीसरे दिन घर की लिपाई पुताई, समधान सगा, यानी कि जो समधी रहता है, मतलब जो पुत्र है, मान लीजिए दूल्हा है तो जो दुल्हन के पिताजी हैं वो लोग, समधी लोग क्या करेंगे, ये लोग आएंगे, सोना पानी हल्दी पानी छिड़क कर महुआ मंद की तर्पणी देकर क्या करेंगे, घर की शुद्धिकरण करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। स्वगोत्री आपस में एक दूसरे का मुंडन भी करते हैं, तो इनमें मुंडन संस्कार भी देखने को मिलेगा और महुआ मंद भोज जो है अंत में दिया जाता है। तो ये हो गया इनके मृतक संस्कार से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। इतने में इनका पूरा जीवन खत्म होता है। अब एक जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में, जैसे न्याय व्यवस्था से बार बार प्रश्न आ रहा है, तो इनकी परंपरागत न्याय व्यवस्था यानी कि जाति पंचायत के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा है नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारा कमार वाला ही था, इसीलिए शायद पीएससी ने उसको पूछ लिया। अब देखिए इनके में क्या होता है, जाति पंचायत में तो प्रत्येक ग्राम स्तर पे क्या होगा, जाति पंचायत पाई जाएगी, जिसका प्रमुख क्या रहेगा, पटेल रहेगा, इसी को मुखिया भी कहते हैं। ठीक है, अब जो समझ लीजिए पटेल का पद रहेगा वो क्या रहेगा, वंशानुगत ही रहेगा, जैसा कि अन्य जनजातियों में देखने को मिला। बैठक हेतु कई मतलब कोई एक स्थान पर क्या होता है, वृक्ष के नीचे इनको देखिए बहुत इनका मन करता है वृक्ष के नीचे ही सारे क्रियाकलापों को करे। तो घर भी बना रहे हैं वृक्ष के नीचे, ठीक है, त्यौहार भी मना रहे हैं वृक्ष के नीचे, और यहाँ पर जाति पंचायत भी बिठा रहे हैं तो वृक्ष के नीचे ही करेंगे, है ना। या फिर घोटुल के पास जो है ये चयन कर लेते हैं, तो यहाँ पर जाति पंचायत जो है बुलाई जाती है। कभी कभी जो पारिवारिक मामले रहते हैं वहाँ पर घर पर भी पंचायत बुला लिया जाता है और इनमें गायता सिरहा अन्य वृद्ध जो है वो शामिल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे करके देखिए ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर जाति पंचायत में किसी समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो ग्रामों की जाति पंचायत है मिलकर क्षेत्रीय पंचायत बनती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ग्राम जो है वो कई सारे ग्राम मिलकर क्या बन जाएंगे, परगने बन जाएंगे। तो क्षेत्रीय पंचायत बनेगी तो क्षेत्रीय पंचायत का मुखिया क्या हो जाएगा, मांझी हो जाएगा, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मुरिया न्याय व्यवस्था में कोटवार का पद भी एक प्रमुख पद होता है, जिसका काम क्या होता है, सूचना देने का काम होता है। तो एकदम बेसिक है, कोटवार का पद भी वंशानुगत होता है, तो पटेल के जैसा ही है कोटवार का पद भी। और दंड देने का प्रावधान किस किस प्रकार से है, तो वही देंगे, सामाजिक भोज करा देंगे, अर्थदंड दे देंगे, या सामाजिक रूप से बहिष्कार कर देंगे। तो इस प्रकार के दंड के प्रावधान होते हैं। तो देखिए इतना में मेरे हिसाब से मुरिया जनजाति आपका बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो गया, और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए जो PDF है इसको भी हम लोग अगर देखेंगे तो वही सब है, घोटुल वगैरह है, फिर उसके बाद ये आपका ये लोग गाना बजाना कर रहे हैं, मतलब वही आपका विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो वो तो एकदम बेसिक है ना। एक तो ये जो मृतक स्तंभ वाला था वो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, और जाति पंचायत वो लगा, वो मुझे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये देखिए उनके देवी देवता हैं, इस प्रकार से कुछ देवी देवताओं की ये पूजा आराधना करते हैं। तो ये PDF मैं आपको दे दूंगा वहाँ से, तो आप देख ही सकते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, तो इतने में मेरे हिसाब से मुरिया जनजाति बहुत अच्छे से कवर होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो चलिए इतना मेहनत किया है मैंने आपके लिए, तो एक शेयर बनता ही है, तो शेयर कर दीजिएगा अपने किसी CGPSC की तैयारी करने वाले दोस्त के साथ। तो वीडियो का आपको PDF कहाँ मिलेगा, CGPSC फॉर यू चैनल में मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपको चैनल का लिंक जो है वो पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय करिए।